कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? वाह मोदी जी वाह, क्या बात कही है आपने कि आपको मालूम है कि रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देखो, बांग्ला की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यवान। डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, क्या है इसके दुष्परिणाम, क्या है देश की हालात। लेकिन देश तरक्की कर रहा है। मोदी भक्तों के तर्कों के ऊपर आज हम ये चर्चा आपसे करेंगे। अंत तक ये वीडियो देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या अभी भी भक्तोलॉजी का बुखार आपको चढ़ा हुआ है या देश किस रास्ते पर है ये आपको समझ आ रहा है। आपको तो मालूम है ना मोदी जी, तो बता दीजिए कि हिंदुस्तान का रुपया क्यों पतला होता जा रहा है। लेकिन आप नहीं बताएंगे, एक बयान भी आप नहीं देंगे, भले ही देश जवाब मांग रहा हो। या आपको लगता है कि देश जवाब मांग रहा होगा? नहीं लगता ना, देश कोई जवाब नहीं मांगेगा, क्योंकि देश धार्मिक कट्टरता के जंजालों से जकड़ा जा चुका है। लोगों को धार्मिकता का नशा चढ़ा दिया गया है, उसको धर्म बचाना है। हिंदुस्तान का जो हो वो होता रहे, लेकिन धर्म बचना चाहिए। हम आज देश के ऊपर आने वाले उस संकट की बात नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। आज देश आपसे जवाब मांगता है, वही जवाब जो आपने कांग्रेस के समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा था कि बताइए ये रुपया पतला क्यों हो रहा है। तो मोदी जी आज आपके ही बयानों से, आपके ही इस वीडियो के माध्यम से ये देश पूछ रहा है कि आखिर रुपया पतला क्यों हो रहा है। अरे तब तो 60 रुपए की बात थी, आज तो 80 पार हो चला है। देखो ना, आपकी उम्र से भी आगे निकल गया है। अब रुपया शायद पतला नहीं मोटा हो गया है, क्योंकि पहले 60 था, अब 80 है। ताकतवर हो रहा है ना। यही तो समझाएंगे आपके भक्तगण कि रुपया पतला नहीं मोटा हो गया है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपको पता था, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपको नहीं मालूम कि डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हो रहा है? कम से कम यही बता दीजिए कि डॉलर के मुकाबले सबसे बुरी हालात में रुपया कब था। यही बता दीजिए कि सबसे ज्यादा पतली हालात रुपए की किस सरकार में हुई, किसके जमाने में हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। जब देश आजाद हुआ तब से डॉलर के मुकाबले रुपया कितना रहा, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। साल दर साल रुपए और डॉलर की कीमत को समझ लीजिए। लगातार सन 1947 से 4-5 रुपए के दरमियान होने वाला रुपया आज 80 पार हो रहा है। और यकीनन आपको ये लिस्ट देखने के बाद शायद इसे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और आपको इसका उत्तर मिलेगा कि आखिर सबसे ज्यादा पतली हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। और आपको इसका अंदाजा भी लग जाएगा कि आने वाले वक्त में
देश के हालात क्या होने वाले हैं। जब इस बढ़ते और इस गिरते रुपए की बात के आकलन को समझा जाता है, साल दर साल जब इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस गति के पीछे के कारण क्या, इनको समझने की कोशिश की जाती है, तो मोदी जी डर लगता है कि आखिर देश किस रास्ते पर है, आखिर देश किधर जा रहा है। हैरानी होती है इस सब के बावजूद भी भक्तगण तर्क वितर्क और कुतर्कों में लगे हैं। आइए एक और आंकड़ा आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की सरकार थी, तब रुपया 3 रुपए गिरा था। 5 साल में 3 रुपया गिरा था। जब मनमोहन सिंह की 10 साल तक सरकार रही, 2004 से 2014 तक, तब रुपए में 13 रुपए की गिरावट आई। लेकिन हैरानी होती है तब जब यह समझ में आता है कि मात्र 8 साल में ही मोदी सरकार में, आपकी सरकार में, रुपए की हालत 22 रुपए पतली हो चुकी है। 22 रुपया कमजोर हो चुका है हमारा रुपया। अब बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कैग का रिपोर्ट आना बंद हो गया। जब कभी कैग रिपोर्ट दिया करता था, सरकार को चेतावनी कहें, सलाह कहें, जानकारी कहें, दी जाती थी। लेकिन अब कैग रिपोर्ट नहीं देता। आरबीआई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर रुपए की ये मोटी या पतली हालत क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? देश में एक तबका है जो ये मानकर चलता है कि जो भी गलत हुआ या जो भी गलत हो रहा है वो सब कांग्रेस की देन है। नेहरू, सोनिया, राहुल जिम्मेदार हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि डॉलर सबसे मजबूत, या यूं कहूं कि रुपया सबसे कमजोर तब हुआ जब भाजपा की मोदी सरकार है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। जो सच है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, कि केवल 8 साल में ही 22 रुपए की बढ़ोतरी। अब भी भक्त यही कहेंगे कि ये भी गांधी परिवार के कारण ही हैं। कांग्रेस ने जो देश डुबोया था, मोदी जी उस डूबे हुए देश को बचाने में लगे। देखो ना, कांग्रेस ने सन 1947 से 2014 तक देश के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। और मोदी जी कितने महान हैं। सड़कों को बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी जी ने केवल 8 साल में ही इस 53 लाख करोड़ के कर्जे में 80 लाख करोड़ के कर्जे की बढ़ोतरी कर दी। अगर आज हम देश के कर्जे की बात करें तो 133 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर है। अगर जनसंख्या से इसकी तुलना करें तो लगभग 133 करोड़ की जनता में 133 लाख करोड़ का कर्जा, यानी प्रत्येक एक उस व्यक्ति पर जो आज पैदा हो रहा है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा 2014 से 2022 तक हुआ है। 2014 तक ये लगभग 25,000 के आसपास था। 25, 30,000, 40,000। क्योंकि देश तरक्की कर रहा है और देश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए और पैसा बाहर से लाना पड़ेगा। और ये महान काम मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। ऐसी तरक्की कांग्रेस के जमाने में हो सकती थी क्या? बोलो बोलो, हो सकती थी क्या? क्या इतनी अच्छी सड़कें, चारों तरफ रोडों का जाल, और अब अगर रोडों का मजा लेना है तो खर्च वर्च तो करना पड़ेगा। खर्च वर्च तो होता रहता है। रही बात रुपए की, तो अभी तो 80 हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है। अभी तो 2024 के आम चुनावों से पहले इसको 100 के पार जाने की तैयारी है। क्योंकि 100 होगा तो देश का फायदा होगा ना। कैसे फायदा होगा? जब देश से कोई $1 की कीमत की चीज बाहर जाएगी तो $1 के बदले 100 रुपए देश में आएगा। तब आप ही बताइए कि एक ज्यादा हुआ या 100? मतलब अभी 80 आएंगे और 2024 में जब रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 100 रुपए हो जाएगी, तब 80 की जगह 100 आएंगे। तो 80 ज्यादा हुए या 100? तो 80 आए इसमें फायदा या 100 आए इसमें फायदा? तो 100 आए इसमें फायदा हुआ ना। तो अभी रुपए को और पतला होने दीजिए ताकि देश का और विकास हो।
ये सारे कुतर्क देशभक्तों के हैं, मेरे नहीं हैं। अब इसकी राहुल के आलू वाले बयान से तुलना मत करना। पता है ना आपको कि राहुल जी ने बयान दिया कि इधर से आलू डालोगे तो इधर से सोना निकलेगा, और ये बात कही है मोदी जी ने। अब मोदी जी ने ये बात कही है, इसको काटो। राहुल जी ने कह दिया इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, तो राहुल जी को तो इतना ही ज्ञान है। तो ये जो मैंने बातें कही हैं ये मैंने नहीं कही हैं, ये समझा रहे हैं भक्तगण कि रुपया जब 80 से 100 हो जाएगा तो देश का फायदा होगा। कर्जा इसलिए बढ़ रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। ऐसी सड़कें भला कहाँ थी कांग्रेस के जमाने में? घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते थे। आज देखो सरपट गाड़ी दौड़ती है। क्या हुआ अगर 60 किलोमीटर की बजाय भी 25 किलोमीटर पे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो आना जाना है, चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देश तरक्की कर रहा है। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, उत्पादन गिर रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंपोर्ट की तुलना में। एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन इंपोर्ट तो उससे भी ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। इंपोर्ट में 260% की बढ़ोतरी है। आज हम उन चीजों को भी बाहर से मंगा रहे हैं जिसका उत्पादन हम पहले किया करते थे, जिसका हम उत्पादन करते थे जिसे हमें बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज उस ऐसी चीजों को भी हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और बाहर से मंगाने का मतलब है कि बाहर रुपया नहीं जाता, बाहर हमारा जमा डॉलर जाता है, और डॉलर हमारे पास कम हो रहा है। 2021 में अगर देश के व्यापारिक घाटे की बात करें तो 2021 तक कभी भी 15 बिलियन डॉलर के पार नहीं गया हमारा व्यापारिक घाटा। लेकिन आज 20 बिलियन डॉलर हर महीने देश को व्यापारिक घाटा हो रहा है। अगर जून 2022 की बात करें तो 26 बिलियन डॉलर का घाटा हो चुका है। कांग्रेस के समय में आपने सुना होगा बहुत सारे घोटालों की बात होती थी। 2G घोटाला आया, स्पेक्ट्रम घोटाला आया और न जाने कितने घोटाले थे। उन सारे घोटालों की रकम को जोड़ लिया जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास कई घोटाले थे। और जब यही पार्टी जब विपक्ष में थी तो सरकार के ऊपर यह आरोप लगाती थी कि ये जो घाटा राजस्व को हुआ है भ्रष्टाचार के वजह से, इस वजह से देश बर्बाद हो रहा है। और यकीन मानेंगे अगर आंकड़ा आप सुनेंगे तो जितना सारे घोटालों में राजस्व का नुकसान हुआ उससे ज्यादा का नुकसान केवल और केवल अप्रैल मई जून 2022 के 3 महीनों में देश की सरकार को हो चुका है। यानी 5,63,410 करोड़ का व्यापारिक घाटा सरकार को केवल 3 महीनों में हुआ है। क्या इसे सरकार के राजस्व को चूना लगाने की बात ना माना जाए? जिस बात को आप उठाते रहे कांग्रेस के जमाने में कि इन भ्रष्टाचार से, इन घोटालों से सरकार के राजस्व को घाटा होता है, तो क्या ये व्यापारिक घाटा राजस्व का घाटा नहीं है? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसके लिए भी कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए भी नेहरू, इंदिरा, सोनिया, राहुल जिम्मेदार हैं? आयात बढ़ता ही जा रहा है, कोयला तक आयात करना पड़ रहा है जिसके लिए डॉलर निकल रहा है दोस्तों। इसलिए फॉरेन करेंसी का रिजर्व घट रहा है, घटते घटते 588 बिलियन डॉलर पर रह गया है। ये आरबीआई की 1 जुलाई तक की रिपोर्ट है। जो 635 बिलियन डॉलर हुआ करता था, आप सोचिए आपके खाते में अगर कुछ पैसे जमा हैं वो धीरे 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 निकल रहे हैं, आप अपने बैंक डिपॉजिट से निकाल कर खा रहे हैं, आपकी सैलरी आपके घर को चलाने में कम पड़ रही है, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आने वाले समय में आप कर्जदार ही नहीं, आप बर्बाद हो जाएंगे? और यही कारण बर्बादी के देखे जाते हैं। तो क्या देश में अगर ऐसा हो रहा है, डिपॉजिट पूंजी को निकाल कर देश खा रहा है, देश की सरकारें खा रही हैं,
$635 बिलियन से घट के आज हमारा रिजर्व सरप्लस $588 बिलियन पर आ जाता है तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? देश में मंदी की आहट है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जब जिस दिन रुपया 80 के पार हुआ उसी दिन की अगर हम बात करें, विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में, यानी एक दिन नहीं और कहूं तो केवल 4 घंटे के अंदर अंदर देश से 2,840 करोड़ रुपए को निकाल लिया। निवेशक पैसा वहां डालता है जहां उसे फायदा मिलता है। अमेरिका ज्यादा ब्याज दे रहा है, अमेरिका में ज्यादा भरोसा लोगों का, निवेशकों का बढ़ रहा है। उन्हें डर है भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है, भारत की सरकारें जिस तरह से चल रही हैं, विदेशी निवेशकों को शंका हो रही है और वो अपना पैसा यहां से निकाल करके दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, हैरानी होती है, पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारत से 3 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। अब बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस सब के लिए भी हम कांग्रेस को कोसते ही रहे? आत्मनिर्भर भारत की बात करते करते प्रचार प्रसार में हजारों लाखों करोड़ों रुपए बहा दिए, लेकिन दुनिया में हम गरीबी के पहले पायदान पर पहुंच गए और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। लगातार उत्पादन घट रहा है और आयात बढ़ता ही जा रहा है, वो भी उन चीजों का जिनका हम उत्पादन किया करते थे। अब आप ही बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ना 8 साल की मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। सब्जियों पर महंगाई 60% तक बढ़ चुकी है। अगर एक आलू की बात करें, जो गरीब की सब्जी है, 40% तक महंगाई की मार है। फल पर 20%, कच्चा तेल और गैस 77% तक महंगे हो चुके हैं। गेहूं भी 10% तक उछाल में है। यानी देश के भीतर भी बेहताशा महंगाई बढ़ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर बात खुदरा महंगाई दर की करें तो 7.1 है। हम भले ही ताल ठोकते हों कि हम अमेरिका से बेहतर हैं, क्योंकि वहां की महंगाई दर 9 पॉइंट के आसपास है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये भारत से कम है यहां की महंगाई दर। बात अगर जापान की करें तो जापान केवल 2.1 की महंगाई दर पर है और चीन 2.5% की महंगाई दर पर है। दुनिया भर में मंदी की आहट है, दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो रहा है, कोरोना की मार पड़ी है, तो हम क्या करें? हम क्या करें? देश ने कोरोना सहा है, देश ने मंदी सह रहा है, दूसरे देशों के हालात बुरे हैं, हमारे देश में भी ये हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है? हम तो तरक्की कर रहे हैं, हम तो सड़कें बना रहे हैं, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। देखो, मोदी जी का डंका पूरे देश में बजता है, पूरी दुनिया में बजता है। मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। देखो, मोदी जी तो पहाड़ों में जाके आज भी पूजा पाठ करते हैं। देखो, मोदी जी ने तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को जन्म दे दिया। हमें धर्म का नशा करके इन सारी बातों पर बात करने के लिए विमुख कर दिया है, और जो इन बातों को करेगा, जो इस विषयों पर बोलेगा, उसे हम देशद्रोही की संज्ञा देंगे, हम उसके ऊपर कटाक्ष करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आने वाली हम हमारी पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। क्या हम अपनी पीढ़ियों को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 100 से ज्यादा देंगे? क्या हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को पेट्रोल की कीमत 150 के पार देंगे? क्या हम आने वाले अपनी पीढ़ियों को बेरोजगारी की महामारी देंगे? क्या हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को देश पर बढ़ते हुए कर्जे का बोझ देंगे? दोस्तों, यकीन मानिए, जो पिता अपने बेटे के ऊपर कर्ज छोड़ के जाता है, वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसकी आलोचना होती है। और कुछ जो नहीं करना चाहिए, कुछ बेटे अपने बाप को गाली देते हैं। ये देश आने वाली पीढ़ी के लिए एक भारी भरकम कर्ज की पोटली देकर के जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आप केवल और केवल धर्म के नशे में मस्त हैं। कर क्या सकते हैं?
हम कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर मोदी जी मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, तो हम भी इस देश का नागरिक होने के नाते मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए, रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर रही है, रुपया पतला क्यों हो रहा है। तो इसी सवालों के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक हम करते हैं और भी पड़ताल, जवाब तलाशिए। अगर आपको जवाब मिले तो जरूर बताने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।